ये सब शुरू हुआ था, याद होगा, अप्रैल 2024 में कुछ मीडिया रिपोर्ट से। फिर सेबी ने जांच शुरू की। हाँ, रिपोर्ट ऑप्शंस ये डेरिवेटिव्स होते हैं। राइट। इनकी कीमत इनके अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया या फिर उसके जो बड़े स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह। नॉर्मली तो आर्बिट्राज के कारण इनकी कीमत साथ साथ चलती है। कैश मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस सब लिंक रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस में वॉल्यूम मतलब ट्रेडिंग कैश या फ्यूचर्स मार्केट से कई गुना ज्यादा होता है। आप मान के चलिए लगभग 98 गुना। 98 टाइम्स। या। वाओ। हाँ, इसका रीजन है लेवरेज, मतलब कम पैसे में आप बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं ऑप्शंस में। तो बहुत लोग ऑप्शंस ही ट्रेड करते हैं एक्सपायरी पे। ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है आगे की बात समझने के लिए। इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन। हाँ, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल सेबी ने दिया है जनवरी 17, 2024 का। उस दिन जेएस ग्रुप ने ऑप्शन से 734 करोड़ कमाए एक दिन में। ये कैसे किया गया सेबी के ऑर्डर के हिसाब से? जरूर। देखिए, सेबी के मुताबिक ये एक तरह की 2 पार्ट स्ट्रैटेजी थी। पहला हिस्सा चला सुबह करीब 9:15 से 11:47 AM तक। ओके। उस वक्त मार्केट गिर रहा था। लेकिन जेएस ग्रुप ने, सेबी कहता है, जबरदस्ती बैंक निफ्टी के स्टॉक्स और फ्यूचर्स खरीदना शुरू किया, काफी बड़ी क्वांटिटी में, लगभग 4,370 करोड़ के। जब मार्केट गिर रहा था तब खरीदा? हाँ, और सेबी ने लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी एलटीपी डेटा को एनालाइज किया। हर ट्रेड किस प्राइस पे हुआ। उन्होंने पाया कि जैसे ही जेएस ग्रुप के बड़े बाय ऑर्डर्स आते थे, इंडेक्स ऊपर जाता था, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा ऊपर की तरफ। अच्छा। इंडेक्स करीब 600 पॉइंट चढ़ गया इससे। अब जैसे ही इंडेक्स ऊपर गया तो क्या हुआ? कॉल ऑप्शंस महंगे हो गए और पुट ऑप्शंस सस्ते। राइट, ऑप्शंस की प्राइसिंग। बिल्कुल। तो जेएस ग्रुप ने इस मौके का फायदा उठाया, सस्ते पुट्स खरीदे, महंगे कॉल्स बेचे और ऑप्शंस में एक बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन बना लिया। इसकी वैल्यू लगभग 32,100 करोड़ रुपए के बराबर थी कैश इक्विवेलेंट में। ओके, तो पहले इंडेक्स को आर्टिफिशियली ऊपर किया, फिर ऑप्शंस में पोजीशन बनाई, उसके बाद क्या? फिर आया स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा। दोपहर में करीब 11:49 से 3:30 तक। अब जेएस ग्रुप ने क्या किया? जो स्टॉक्स और फ्यूचर्स सुबह खरीदे थे उन्हें तेजी से बेचना शुरू कर दिया, डंप करना शुरू कर दिया। लगभग 5,370 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की उन्होंने। अच्छा, जो सुबह खरीदा वो बेच दिया। हाँ, और फिर से एलटीपी डेटा ने वही इशारा किया कि इस बिकवाली से मार्केट को नीचे पुश किया गया। तो बेसिकली बाय हाई सेल लो किया उन्होंने कैश और फ्यूचर्स मार्केट में। इससे तो नुकसान हुआ होगा ना? बिल्कुल। उस दिन उन्हें कैश फ्यूचर्स में लगभग 62 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी अकेले में तो सेंस नहीं बनाती, लॉस क्यों करेगा कोई? यही सेबी का पॉइंट है। उन्होंने देखा कि 15 अलग अलग दिनों में यह पैटर्न रिपीट हुआ और जेएस ग्रुप को कैश फ्यूचर्स में करीब 200 करोड़ रुपए का टोटल लॉस हुआ। ओह। सेबी का तर्क यह है कि ये लॉस जानबूझकर किया गया। असली मकसद था इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, ताकि ऑप्शंस में जो इतना बड़ा पोजीशन बनाया था उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। मतलब कैश मार्केट में छोटा लॉस करके ऑप्शंस में बड़ा प्रॉफिट। एग्जैक्टली। और इससे सेबी कहता है बाकी ट्रेडर्स, खासकर रिटेल ट्रेडर्स जो इंडेक्स लेवल देखकर ट्रेड करते हैं, वो गुमराह हुए। उन्हें लगा मार्केट नेचुरली मूव कर रहा है। और इसमें एक और एंगल था ना, एफपीआई वाला। हाँ, एक टेक्निकल पॉइंट भी है। जेएसई ग्रुप की जो इंडियन एंटिटी थी जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, उसने ये इंट्राडे कैश ट्रेड्स किए, मतलब उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच दिया। तो आमतौर पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को इंडिया में इंट्राडे कैश ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। डिलीवरी बेसिस पर ही काम करना होता है। तो सेबी का इशारा है कि शायद इस तरीके से नियम को भी सर्कमेंट करने की कोशिश हुई। ओके, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। ये थी पहली स्ट्रैटेजी, लेकिन सेबी को एक और पैटर्न भी मिला, राइट? कुछ आखिरी घंटे की ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। ये क्या चीज है? इसका एग्जाम्पल जुलाई 10, 2024 का दिया गया है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी खलोड है। इसमें फोकस ट्रेडिंग सेशन के आखिरी घंटे पर है, मतलब 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच। ठीक है। इस दौरान सेबी ने पाया
कि जेएस ग्रुप ने बैंक निफ्टी स्टॉक्स या फ्यूचर्स में बहुत ही बड़े और बहुत अग्रेसिव ट्रेड्स किए। मतलब या तो जोर से खरीदा या जोर से बेचा। क्यों? ताकि इंडेक्स को उस दिशा में ले जाया जा सके जो उनके एक्सपायरी वाले बड़े ऑप्शंस पोजीशंस के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ऑप्शंस की जो फाइनल सेटलमेंट होती है वो क्लोजिंग प्राइस पर ही होती है, तो क्लोजिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। अच्छा, मार्किंग द क्लोज मतलब क्लोजिंग प्राइस को अपने फेवर में करना। जुलाई 10 को सेबी कहता है जेएस ग्रुप ने आखिरी घंटे में स्टॉक्स फ्यूचर्स को अग्रेसिवली बेचा, करीब 2800 करोड़ रुपए के। ओके। और उस वक्त उनके पास ऑप्शंस में एक बड़ा बेरिश पोजीशन था। मतलब उन्होंने इंडेक्स के गिरने पर पैसा लगाया हुआ था। उनका नेगेटिव डेल्टा, जो ये बताता है कि इंडेक्स गिरने पर ऑप्शंस कितनी तेजी से फायदा देंगे, वो 17,000 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया आखिरी घंटे में। इतना बड़ा जंप। हाँ, तो साफ इशारा है कि उन्होंने इंडेक्स के गिरने पर बहुत बड़ा दाव लगाया था और फिर आखिरी घंटे में सेलिंग करके इंडेक्स को नीचे धकेला ताकि उनके ऑप्शंस प्रॉफिट में एक्सपायर हों। और ये पैटर्न रिपीट हुआ। सेबी ने ये पैटर्न बैंक निफ्टी में 3 और दिन देखा और निफ्टी में भी देखा मई 15, 2025 को। वहां इसका उल्टा किया गया था, बुलिश वर्जन। इंडेक्स को ऊपर पुश किया गया था आखिरी घंटे में। वाओ। तो इन सब फाइंडिंग्स के बाद सेबी ने एक्शन क्या लिया, ऑर्डर में क्या कहा और अब क्या स्टेटस है जेएस ग्रुप का? मार्केट में काफी बातें चल रही हैं इस पर। हाँ, तो सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया जुलाई 3, 2025 को। उसमें उन्होंने जेएस ग्रुप पर प्रिमा फेसी यानी पहली नजर में मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड का आरोप लगाया। ओके। उन्हें कहा गया कि वो 4,843 करोड़ रुपए, जो सेबी के हिसाब से 18 दिनों का एलिज्ड इलीगल मुनाफा था, एक अलग एस्क्रो अकाउंट में जमा करें। इतना बड़ा अमाउंट? हाँ, और जब तक ये पैसा जमा नहीं होता उन्हें मार्केट से रिस्ट्रेन कर दिया गया, मतलब ट्रेडिंग से रोक दिया गया। उनके बैंक अकाउंट्स और एसेट्स फ्रीज करने के निर्देश भी दिए गए थे। और सेबी ने ये भी कहा कि उन्हें वार्निंग मिली थी पहले। बिल्कुल, सेबी ने ऑर्डर में नोट किया कि फरवरी 2025 में एनएससी ने उन्हें वार्निंग दी थी इस तरह की ट्रेडिंग को लेकर। लेकिन उसके बाद भी मई 2025 में उन्होंने ऐसी मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग जारी रखी निफ्टी में। तो अब क्या वो मार्केट से बाहर हैं या वापस आ गए? देखिए, जो करंट खबरें आ रही हैं सोर्सेज के मुताबिक, जैसे कुछ रेडिट कमेंट्स में एनडीटीवी प्रॉफिट का जिक्र है, जेएस ग्रुप ने वो अमाउंट एस्क्रो में डिपॉजिट कर दिया है। अच्छा, पैसा जमा कर दिया? हाँ, और उन्होंने सेबी से कुछ पाबंदियां हटाने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही वो इस ऑर्डर को चैलेंज करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। खबर ये है कि उन्हें फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करने की इजाजत वापस मिल गई है। सिर्फ फ्यूचर्स में? हाँ, लेकिन ऑप्शंस मार्केट से वो अभी भी बैन है, जब तक वो अपनी स्ट्रैटेजी सेबी को ठीक से समझा नहीं देते। और उनके जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मतलब मामला भी पूरी तरह सुलझा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये मामला सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है। ये असल में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। और ये जो सवाल उठता है कि क्या मार्केट का खेल सबके लिए बराबर है, उसको हाईलाइट करता है। देखिए, सेबी की ही एक रिपोर्ट कहती है कि 93% रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं। 93%? हाँ। तो शायद इसके पीछे ऐसे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का भी बड़ा हाथ हो सकता है, जहां बड़े प्लेयर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आम ट्रेडर के लिए समझना या compete करना बहुत मुश्किल हो। तो ये कहानी अभी जारी है, सेबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जेएस ग्रुप भी जरूर इस ऑर्डर को चैलेंज करेगा, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब हजारों करोड़ रुपए और इतनी कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हों, तो क्या रेगुलेटर्स वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर का मैदान सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।